व्यवहार से अभिवृत्ति कितनी बदलती है उसके प्रभाव से, तो आपको उल्टा भी दे देना है, ठीक है ना, कि अभिवृत्ति से व्यवहार पे क्या प्रभाव है, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसमें ये कहा गया है कि स्थितियों पर चर्चा करना है और अंत में एक सकारात्मक निर्णय देना है, ठीक है ना, निष्कर्ष दे देना है। तो अभिवृत्ति और व्यवहार, ठीक है ना, क्या क्या कैसे कैसे है। प्रायः हम ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि व्यक्ति अपना व्यवहार अपने अभिवृत्ति के अनुसार करता है, ठीक है ना, क्लियर। क्यों? क्योंकि अभिवृत्ति में हमारा व्यवहार भी शामिल है, ठीक है ना, क्लियर। परंतु कुछ सामाजिक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति के व्यवहार पर अभिवृत्ति का प्रभाव हमेशा नहीं भी पड़ता है, ठीक है ना। व्यक्ति के व्यवहार पर अभिवृत्ति का प्रभाव नहीं भी पड़ता है, मतलब व्यवहार है अलग, व्यवहार से अभिवृत्ति बदल रही है, लेकिन अभिवृत्ति से आपका व्यवहार बदल जाए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जैसे ये है कि भाई आपका व्यवहार, अगर आप व्यवहार कुशल हो, सत्य बोलने का व्यवहार है, लोगों की सहायता करने का व्यवहार है, तो हमारा एक एटीट्यूड डेवलप होगा ही होगा, पक्का, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ ठीक हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक, आप उसी तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, करोगे कि नहीं करोगे। जैसे आपका एटीट्यूड ये है कि लोगों की मदद करना, सकारात्मक सोच, आप लोगों की मदद करोगे, हमेशा सत्य बोलोगे, ठीक, ईमानदार रहोगे, ठीक, मूल्य पे चलोगे, अहिंसा का पालन करोगे, ठीक, ये आपके एटीट्यूड में है, इसी के हिसाब से आपका व्यवहार बदलेगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत मामले में आ जाए केवल व्यवहार पे, आपको हमने देख लिया सत्य बोलते, ये आपका व्यवहार है, ठीक, तो कोई आवश्यक नहीं है कि हम झूठ बोल रहे थे हम भी सत्य बोलने लगेंगे, हमारे एटीट्यूड में बदलाव आ जाएगा नहीं आएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो वही चीज कहा है कि व्यक्ति के व्यवहार पर अभिवृत्ति का प्रभाव हमेशा नहीं पड़ता है, नहीं भी पड़ता है, ठीक है ना, व्यक्ति के व्यवहार पर, ठीक। अगला ये यहाँ दिया है, ये स्थितियां हैं जो समझा सकती हैं। पहला कंडीशन अभिवृत्ति व्यवहार का है केस। चुनाव को ही मामला ले लीजिए, चुनावों में ही मामला ले लीजिए। बहुत से लोग किसी खास उम्मीदवार के समर्थक हो सकते हैं, ठीक, परंतु कड़ी धूप में उस उम्मीदवार के लिए मतदान करने नहीं जाते हैं। जाहिर सी बात है, कई लोग भाजपा के होंगे प्रबल समर्थक, कई लोग कांग्रेस के प्रबल समर्थक, कई लोग सपा के प्रबल समर्थक, कई लोग बसपा के प्रबल समर्थक। ये चार ही पार्टियां उत्तर प्रदेश में दिखती हैं, बाकी अपना बना रही हैं, ठीक, समर्थन इन चारों के हैं, समर्थक इन चारों के हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि समर्थन के लिए वो उनकी कड़ी धूप में चले गए, ठीक है ना, क्लियर। समर्थक होना ये उनका एटीट्यूड है, ठीक, लेकिन कड़ी धूप में जा करके मत डालना ये व्यवहार है। तो क्या व्यवहार परिवर्तन हुआ? नहीं हो सकता है और हो भी सकता है, ठीक, ये दोनों निर्भर करता है। आगे आइए, दूसरा है व्यवहार और अभिवृत्ति, ठीक, ये दोनों भी एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालना है। कैसे? मनोवृत्ति सामान्यतः व्यवहारात्मक घटक के माध्यम से प्रकट होती है। जाहिर सी बात कि तीन चीजों से प्रकट होती है, एक ज्ञान से, एक भाव से, एक व्यवहारात्मक से। हालांकि कुछ लोग इसे छिपा भी सकते हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई अभिवृत्ति अधिक मजबूत नहीं होती, तो व्यवहारात्मक क्या कर देते हैं, डट सकते हैं, घटा सकते हैं, छिपा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति लाइन तोड़कर आगे बढ़ने की अभिवृत्ति न रखते हुए भी जब लाइन में लगे अन्य लोगों को लाइन तोड़ते हुए देखता है तो वह लाइन तोड़कर आगे बढ़ जाता है, अर्थात व्यक्ति में अपने मूल व्यक्तित्व के विपरीत व्यवहार करने का प्रदर्शन कर रहा होता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति बहुत ईमानदार है, ईमानदारी है, हर चीज है, लेकिन जब देख रहा है समयाभाव है और अगर समय पे नहीं पहुंचे तो ट्रेन मिस हो जाएगी और टिकट हमको लेना जरूरी है,
तो वो लाइन को छोड़ता हुआ एकदम विंडो पे आ जाता है, कहता भैया टिकट दे दो, कहेगा कि नहीं? उस समय उसकी आवश्यकता बन जा रही है, ठीक। तो वो अपने जो उसकी प्रकृति है, उस प्रकृति को यानी एटीट्यूड को छोड़कर अलग व्यवहार करने लगता है, ठीक है ना? क्लियर? ये वाली चीज है। अगला आइए, अगला दिया है अभिवृत्ति या व्यवहार, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ठीक। यहाँ क्या है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है अभिवृत्ति और व्यवहार में संगति तब होगी जब अभिवृत्ति प्रबल हो, ठीक है ना, और अभिवृत्ति तंत्र में केंद्रीय स्थान रखती हो, ठीक। तंत्र में जो सिस्टम है उसमें मजबूत स्थान रखती हो, ठीक। व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति के प्रति सजग हो, अपने एटीट्यूड के प्रति क्या हो, सजग हो, प्रबल हो, ठीक। उसके बाद किसी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने के लिए व्यक्ति पर कोई बाह्य दबाव बहुत कम हो या न हो, मतलब कोई भी ऐसा न हो, एकदम उसके अनुकूल ही सब चल रहा, प्रबल हो बिल्कुल, अभिव्यक्ति एटीट्यूड, ठीक। तो उस जगह व्यवहार, ठीक है ना, भी संगत हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारा दिया हुआ है क्या कि व्यक्ति का व्यवहार दूसरे के द्वारा देखा या मूल्यांकित न किया जा रहा है। उपयुक्त विवेचन में स्पष्ट है कि व्यवहार पर अभिवृत्ति का प्रभाव हमेशा नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभिवृत्ति का प्रभाव व्यवहार पर पड़ता है यदि अभिवृत्ति मजबूती से व्यक्ति में अंतस्थ हो, ठीक, अंतस्थ हो। आगे आई, अभिवृत्ति परिवर्तन में विज्ञापन की भूमिका बताइए। भाई विज्ञापन, ठीक, अभी आप लोग देख रहे हैं कि विज्ञापन से, ठीक, अभी चर्चा का विषय भी था विज्ञापन, ठीक। विज्ञापन द्वारा लोग अपनी अभिवृत्ति बदल दे रहे हैं, लेकिन अगर विरोधाभास उधर से हो तो विज्ञापन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये पक्ष डाल सकते हैं उसमें, ठीक है ना। जैसे अभिवृत्ति का अर्थ बताते हुए विज्ञापनों द्वारा लोगों की अभिवृत्ति में परिवर्तन की भूमिका उदाहरण देकर के बताइए। उदाहरण याद रहेंगे तो आप लिख डालोगे, ठीक है ना। जैसे अभिवृत्ति व्यक्ति की वह मानसिक स्थिति है जिसके द्वारा व्यक्ति वस्तु, घटना, समूह, संस्था आदि के प्रति अपना भाव प्रकट करता है, ठीक। अभिवृत्ति व्यवहार से पूर्व की मन स्थिति अथवा प्रवृत्ति, ठीक है ना। व्यवहार में देखा जाए तो उसकी मन स्थिति है या एक प्रवृत्ति है, क्या है प्रवृत्ति, यानी चलन में प्रवृत्ति, ठीक। ज्ञात की ज्ञातव्य है कि अभिवृत्ति व्यक्ति द्वारा सीखा गया व्यवहार है, ठीक। अभी इसमें अभिप्रेरणा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। विज्ञापन अभिप्रेरित करने का एक मजबूत साधन है, विज्ञापन, ठीक है ना। विज्ञापन किसी विशेष वस्तु या ब्रांड या मान्यता आदि के प्रति सकारात्मक नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने में सहायक हो सकता है, इसलिए निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। आप सिद्धार्थ मल्होत्रा या शाहरुख खान को किसी क्रीम का विज्ञापन करते हुए देखते हैं, देखे ही होंगे, क्रीम का नाम ना लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर, बस किसी लिख दीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर। इसका विज्ञापन करने का मकसद लोगों पर उस कंपनी या क्रीम के प्रति सकारात्मक या सकारात्मक अभिवृत्ति पैदा कर उसे खरीदने के लिए क्या करना है, प्रेरित करना है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये इनका अपना वो हो गया, एटीट्यूड हो गया, विज्ञापन है। उत्पाद की विशेषता पर विश्वास का निर्माण करते हैं ये, ठीक है ना, गोरा बन के दिखाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब ऐसी मानसिकता भी रखी जाती है कि जैसे मतलब आप अभी किसी वेस्ट इंडियन को बुला लीजिए, ठीक है ना, वेस्ट इंडियन को बुला करके आप फेयर एंड हैंडसम का प्रयोग करवाएं तो क्या उचित होगा, ठीक। तो ऐसे लोगों को ही वो बनाया जाता है जिनसे क्या हो, विज्ञापन विश्वास जनरेट हो सके। विश्वास भी एक पार्ट है किसका, अभिवृत्ति का, ठीक है ना, आस्था या विश्वास या बिलीफ, ठीक है ना, क्लियर। विज्ञापन के प्रति संज्ञानात्मक घटक प्रभावी हो जाना, भाई ज्ञान संज्ञानात्मक ही है, ठीक है ना, उसके प्रति नहीं बताएंगे कि ये आप लगाओगे तो ये हो गए,
ऐसा करने से नरिशमेंट आएगा त्वचा पर, दुनिया भर के प्रभावशाली बातें ये किसमें आएंगी, संज्ञानात्मक घटक होगा। उसके बाद उस उत्पाद या ब्रांड के प्रति अभिवृद्धि का क्या हो गया, निर्माण हो जाएगा। अब आइए कई कार्यक्रम और योजनाओं, सरकारी कार्यक्रम और योजनाओं एवं महत्वपूर्ण सरकारी लक्ष्यों के प्रति आम जन में जागरूकता फैलाने के लिए किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को लेकर विज्ञापन बनाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे चुनाव था, एक क्या है, एक हमारा जो है संवैधानिक पर्व है चुनाव, ठीक है ना, क्या है, संवैधानिक पर्व है, और उसमें अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने के लिए कई लोग, सचिन तेंदुलकर और किसको, शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था जब अबकी इलेक्शंस हो रहे थे, उसमें बनाया गया था। ठीक, अमिताभ बच्चन को भी वो किया गया था, कई नेताओं को बनाया जाता है, कई को राज्य का ही ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है, उस राज्य के पर्यटन और राज्य की स्थिति को दर्शाने के लिए, अच्छा वो करने के लिए, ठीक है ना। तो फाइनली क्यों, ताकि उन पर आपको विश्वास है कहीं ना कहीं, ठीक, और आप वो जो है आपके लिए एक आइकन का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। पब्लिक फिगर है जो मतलब जिन पे आपकी एक बिलीव है, आस्था है, विश्वास है कि वो गलत नहीं होगी। इसी वजह से ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है या विशेषज्ञों को लेकर विज्ञापन तैयार किया जाता है। इसका बहुत हद तक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रांड एम्बेसडर बनाना इसका प्रमुख उदाहरण है, ठीक। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान, ठीक, क्लियर, उज्ज्वला योजना, पल्स पोलियो, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है ना, क्लियर, और अमृत महोत्सव, जो अमृत महोत्सव मनाया गया, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब का एक प्रभाव डलवाना है, जिसकी वजह से मेन होता है बिलीव करवाना, ठीक है ना। आइए सामाजिक संदेश देने के लिए भी अनेक विज्ञापन बनाए जाते हैं जो लोगों की अभिवृद्धि को गहराई से प्रभावित करते हैं। जैसे कोविड-19 के दौरान मास्क का प्रयोग और 2 गज दूरी आदि के लिए अमिताभ बच्चन को लेकर बनाए गए विज्ञापन, ठीक है ना, क्लियर। जाहिर सी बात है, जैसे 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ठीक है ना, तो विज्ञापन किनको लेकर बनाए गए, अमिताभ बच्चन को, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हुआ, ये अभिवृद्धि की गहराई को प्रभावित करेगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा दिया हुआ है, हाँ, विज्ञापन के माध्यम से कई नकारात्मक चीजों के प्रति लोगों की अभिवृत्ति बदली जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए धूम्रपान, शराब, ठीक है ना, क्लियर, आदि के विज्ञापन लोगों की अभिवृद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तब ये भाई टोबैको, ठीक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, यद्यपि विज्ञापन अभिवृद्धि को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, फिर भी लोगों पर इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। यह नहीं कहा जा सकता कि अभिवृद्धि कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि को परिभाषित करते हुए इसकी सामान्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब बताइए, अभिवृद्धि, इतना आसान प्रश्न आता है, ठीक है ना, पढ़ लिए, उसके 3 कारक पता है, ठीक, कॉग्निटिव हो गया, आपका व्यवहारात्मक हो गया, फंक्शनल जिसे कह रहे हैं, और एक हमारा क्या हो गया, भावात्मक हो गया, इमोशनल या हमारा अफेक्टिव, ठीक। तो मतलब आप उसे लिख सकते हैं पूरा, व्यक्ति, समूह, वस्तु, परिस्थिति या फिर किसी घटना के अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टि के, सकारात्मक या नकारात्मक हो, ठीक है ना, ये सब है। आप उससे भी, डायग्राम से भी दिखा सकते हैं सब कुछ, ठीक है ना। विशेषताएं आप देख ही रहे हैं, कौन सी विशेषताएं, मनोभाव है, ठीक है ना, जन्मजात नहीं होते हैं, सीखे जाते हैं। उसके बाद व्यवहारों का एक निश्चित दिशा में निर्देशित करते हैं, ये। फिर विशेषता क्या है, संबंध विषय से सीखी जाती है, दिशा निर्देशन में अपेक्षाकृत अस्थायी या टिकाऊ होते हैं, मुश्किल से कठिनाई से बदले जा सकते हैं,
प्रेरणास्पद गुण होता है, तीव्रता का गुण होता है, ठीक है ना, ये सारे गुण हैं, लिख लीजिए। एक बार अभिवृत्ति विकसित हो जाने पर वही चीज़ें हैं, फिर आ जाइए। अभिवृत्ति और विश्वास में संबंधों की चर्चा कीजिए, हमने अभी बताया था, ठीक है ना। फिर अभिवृत्ति और मूल्य आ जाते हैं इसी तरीके से, देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। अभिवृत्ति और विश्वास में संबंधों की चर्चा कीजिए। वर्शेल के अनुसार, वर्शेल एक ठीक है ना रिसर्चर जो इन्होंने अभिवृत्ति पे रिसर्च किया है, तो उन्हीं के अनुसार वस्तुओं और विचारों के बीच संबंधों की अभिव्यक्ति को विश्वास कहते हैं। तो वहीं अभिवृत्ति किसी वस्तु या घटना आदि के संबंध में व्यक्ति का सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज हो जाती है। अब समानता क्या है भाई, अभिवृत्ति की तरह विश्वास भी क्या होता है, अस्थायी होता है। हमें विश्वास जम गया किसी पे तो जमा ही रहता है, बड़े मुश्किलों से जाता है, ठीक है ना, क्लियर। अभिवृत्ति के समान विश्वास में भी व्यवहारात्मक संघटक पाया जाता है, ठीक। अगर आप विश्वास किसी पर कर लिए तो उसके प्रति व्यवहार क्या होगा, सकारात्मक व्यवहार हो जाएगा। ऐसे ही एटीट्यूड अगर किसी के लिए पॉजिटिव है तो व्यवहार भी उसी तरीके का होगा, ठीक, लगभग समान है। अभिवृत्ति के समान विश्वास में भी संज्ञानात्मक घटक पाया जाता है, बाकी कुछ नहीं। देखिए, अभिवृत्ति हो गया और विश्वास हो गया, आगे ये दोनों में प्रमुख अंतर क्या, संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक संघटक के साथ भावनात्मक संघटक भी उपलब्ध रहता है, जबकि विश्वास में यह संघटक नहीं होता है, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया। अब आइए विश्वास, ठीक है ना, मतलब इसमें विश्वास में क्या है, व्यवहार भी है और संज्ञानात्मक रहेगा, लेकिन किसमें क्या नहीं है, भावनात्मक नहीं रहेगा विश्वास में, ठीक है ना। आगे ये विश्वास मुख्यतः अभिवृत्ति का एक अंश मात्र है, जिसमें प्रत्येक अभिवृत्ति के विश्वास शामिल होता है, परंतु प्रत्येक विश्वास में अभिवृत्ति नहीं होती है, ठीक। उसके बाद एक दिशात्मक होती है, ठीक है ना, यह प्रायः सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकती है, लेकिन विश्वास में यह गुण नहीं होता है। भाई विश्वास सकारात्मक इस तरह का नहीं होगा, विश्वास जिस पे बनेगा वो सकारात्मक ही होगा, ठीक है ना, क्लियर। और जिसके प्रति नकारात्मकता बनी वो विश्वास से नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज है। विश्वास की अपेक्षा अभिवृत्ति में व्यवहारात्मक पक्ष अधिक सबल होता है, ठीक है ना। विश्वास में अभिवृत्ति में व्यवहारात्मक पक्ष अधिक सफल हो पाया तो जाएगा विश्वास में व्यवहार, लेकिन अभिवृत्ति में ज्यादा, ठीक है ना, प्रबल होगा, ठीक। विश्वास में भाव पक्ष की अनुपस्थिति के कारण व्यवहार या कार्य करने की तीव्र बाध्यता नहीं होती, लेकिन अभिवृत्ति में वो, ठीक है ना, क्लियर। पांचवा ये दिया है कि अभिवृत्ति की अपेक्षा विश्वास का कार्य क्षेत्र अधिक सीमित होता है। जैसे आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, जैसे ये दिया है आपका विश्वास, संस्कृति, विश्वास, शिक्षा, अनुभव, मार्गदर्शक, तो आपका विश्वास बना, कोई मार्गदर्शक है उस पर विश्वास बना, अनुभव से, शिक्षा से, विश्वास से, संस्कृति से, फिर मूल्य आपके डेवलप हुए, फिर आपकी अभिवृत्ति, आपका व्यवहार उसी तरीके से, तो आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, एक सीमित क्षेत्र है इसका, ठीक। अभिवृत्ति की अपेक्षा विश्वास में अंधविश्वास की संभावना अधिक होता है, ठीक है ना, क्या होता है, अंधविश्वास ज्यादा विश्वास की तुलना में अभिवृत्ति में परिवर्तन की संभावना अधिक होती है, क्योंकि अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक तथा भावात्मक संगठकों के बीच यानी कंपोनेंट्स के बीच सहमति हो जाने से संभावना अधिक होती है, यानी हो जाने की संभावना अधिक हो जाती है, सहमति, समर्थन, ठीक है ना, क्लियर। इस प्रकार स्पष्ट है कि विश्वास और अभिवृत्ति आपस में जुड़ी हुई है, फिर भी दोनों में थोड़े थोड़े मूलभूत अंतर है, ठीक। आगे आइए, मूल्य से क्या आशय, अभी विश्वास हो गया, विश्वास और अभिवृत्ति हम लोग यही सब पढ़ते हैं, उधर हम लोग धारणा वो पढ़े थे, ठीक है ना, क्लियर, कंसेप्ट या परसुएशन जिसको कहा जाता है। अब आ जाइए मूल्य यानी वैल्यू, ठीक। इसमें क्या कहा है, आशय क्या है, दोनों में संबंध बताइए,
मूल्य किस प्रकार अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं, पढ़ते ही आ रहे हैं, वही चीज है। यहाँ चैपलिन के अनुसार लिख दीजिए, ठीक है ना, कि मूल्य का तात्पर्य किससे है, सामाजिक आदर्शों के प्रति। देखिए जितना किसी का नाम उन डालेंगे थोड़ा बहुत तो दर्शाता है कि अगले को कुछ पता है उस सब्जेक्ट विशेष में, ठीक है ना, क्लियर। जैसे पर्यावरण पे आप लिख रहे हो, पर्यावरण पे दुनिया भर का लिख लीजिए कि ऐसा ऊर्जा खत्म हो जाती है, इतना हो जाता है, वहीं लिंडेमैन 10% लॉ लगा दीजिए, दिखा दीजिए, तो अगले को पता हो जाएगा ना कि यार इसको लिंडेमैन्स लॉ पता है, ठीक है ना, कि नियम क्या है। लिंडेमैन का 10% नियम 10%, ठीक है, आपने बता दिया, ठीक है ना। फिर उसी में आपने टेंसले का नाम लिख लिया, अर्नेस्ट हैकेल का नाम ले लिया, ठीक है ना, या हमारा रासमैन का नाम ले लिया, ठीक है ना, जैव विविधता वाले। तो मतलब इसमें क्या है कि जब आप नाम लोगे किसी का अन्य चीज़ है तो लगेगा कि हाँ यार सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे इसकी क्या है पकड़, ठीक है ना। एटीट्यूड आपका आपके ज्ञान से दिखेगा, एक एटीट्यूड आपके लिए तैयार होगा, विकसित होगा कि नहीं होगा। आपने बस लिख दिया है तो कैसे वो तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, तो वही दिया है, ठीक। डीसेलेक्ट कॉपी के बगल, कॉपी के बगल। आइए, व्यक्ति के आचरण और व्यवहार पर अभिवृत्ति और मूल्यों दोनों का प्रभाव पड़ता है। दोनों की व्यक्ति अर्जित गुण है तथा भावनात्मक पक्ष प्रदान होता है, फिर भी दोनों में भिन्नताएं हैं, ठीक। अभिवृत्ति की अपेक्षा मूल्य में भावनात्मक पक्ष अधिक प्रधान होता है, ठीक है ना। मूल्य में सच्चाई का मूल्य, ईमानदारी का मूल्य, ये भाव, ठीक। प्रेम क्या है, एक मूल्य है और उसमें भावनात्मक पक्ष है, ठीक है ना। जानते ही हैं हमारे समाज में प्रेम और घृणा दो मूल्य, लेकिन अभी अभिवृत्ति का दी है तो अभिवृत्ति का मूल्य क्या है उसका बड़ा, ठीक। आगे आइए, अभिवृत्ति की तुलना में मूल्य अधिक स्थिर होता है, टिकाऊ होता है, ठीक, जल्दी जाता नहीं है, ठीक है ना। अगर घृणा किसी से हो गई तो मतलब जल्दी आप उबर नहीं सकते हो, लाख बढ़ाई कर दी है, कहीं ना कहीं मन के कोने में रहेगा ही नहीं, कुछ है, ठीक, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं। अभिवृत्ति के निर्माण पर मूल्य का निश्चित प्रभाव पड़ता है, परंतु मूल्य के विकास पर अभिवृत्ति का कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। आगे दिया हुआ मूल्य, जाहिर सी बात है कि अभिवृत्ति का निर्माण मूल्यों से होता है, इस वजह से ऐसा दर्शाया गया। रीजनिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरह का, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है ना, क्लियर। तो थोड़ा वेन डायग्राम का भी प्रयोग कर लीजिए, ठीक। आगे आइए, अभिवृत्ति के केवल दो प्रकार हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक। दूसरी ओर मूल्य के कई प्रकार हैं, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक और आर्थिक पक्ष, ठीक है ना, क्लियर। ये पक्ष है। मूल्य में पहचान अथवा आत्मीकरण जैसे घटक की प्रधानता है, लेकिन अभिवृत्ति में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, अभिवृत्ति में ऐसा नहीं है। आगे जानिए, अभिवृत्ति व्यवहार, ये मूल्य है, मूल से क्या बना अभिवृत्ति और इससे व्यवहार हमारा। खुशी और धन ये मूल्य है। सफलता परिवार इसका मूल्य है। इस पे आइए, आदर, पीर प्रेशर, साथियों का दबाव, संस्था, व्यवसायी, ये अभिवृत्ति, ठीक है ना। ये एक व्यवसायी है, ये क्या है, अभिवृत्ति है, ये इसका मूल्य नहीं, ठीक है ना, क्लियर। ये सहज व्यक्ति है, ठीक है ना, सहजता जो आई है उसमें तीनों गुण है, ठीक है ना। तो मतलब ये सब है। अलग आइए, मूल्य का संबंध बहुधा एक ही प्रकार की बहुत सी उत्तेजनाओं से होता है, जबकि अभिवृत्ति का संबंध किसी विशेष प्रकार की उत्तेजना से होता है। अभिवृत्ति निर्माण पर मूल्य का निश्चित प्रभाव पड़ता है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि मूल्यों के प्रभाव से निर्मित संदर्भ में समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए
किसी समाज का धार्मिक मूल्य पशु सेवा से जुड़ा है, तो इस बात का प्रबल संभावना है कि लोगों में पशु हिंसा के प्रति क्या हो, नकारात्मकता हो। वही चीज़ जो उसमें लिखा था, उदाहरण में भी दिया था ये, ठीक है ना। और हमें अगर ये पता चल गया कि भाई पशु बलि में इसका ज़्यादा रुझान है, तो क्या होगा, नकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा, ठीक है ना। ये आगे आइए, अभिवृत्ति अगला दिया हुआ है, अभिवृत्ति के कार्यों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि यह किसी व्यक्ति व प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना, के लिए क्यों आवश्यक है। भाई आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने की तैयारी कर रहे हो, IAS बनने की तैयारी कर रहे हो, तो आपके अंदर अभिवृत्ति के को कार्यों के आधार पर, मतलब कौन कौन से कार्य ऐसे हैं, ठीक है ना। एक आपने पढ़ा था कार्य में कौन सा, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है ना, आत्मसम्मान, ठीक है ना, वो भी है इस सब, ठीक। अपने को दूसरे के सामने अच्छा प्रकट करने की, समाज में एक ये भी एक हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन सोसाइटी, आप अपने को कैसे सोसाइटी में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना, दैट इज अभिवृत्ति, अभिवृत्ति के कार्य, ठीक है ना, यही है, ठीक। आप भ्रष्ट तो अपने को करोगे नहीं कि हम प्रशासक हैं, कैसे प्रशासक हैं, भ्रष्ट। ऐसे प्रशासक बनेंगे जो मूल्यों को मानता हो, और मूल्यों से ही अभिवृत्ति बन रही है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, अभिवृत्ति की भूमिका वास्तविक अर्थों में अभिप्रेरणात्मक घटक से निर्देशित होती है। यो व्यक्तियों में बेहतर परिणाम के प्रति सकारात्मक एवं बुरे परिणाम के प्रति नकारात्मक व्यवहार करने के निर्देशन प्रस्तुत करता है। अभिवृत्ति की भूमिका के रूप में देखा जा सकता है साधनात्मक या उपयोगितावाद, तो हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना, साधनात्मक या उपयोगितावाद। इसमें क्या था, ठीक है ना, इसमें ये था उदाहरण के लिए क्या कि नशाखोरी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है ना। तो अभिवृत्ति का निर्माण हो गया कि अधिक से अधिक युवा इससे बचने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है ना। यहाँ वो दिखाया है कि चारों जो कार्य है, 4-5 कार्य उसमें थे, उसमें तो 4 ही दिखाया है, आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, इसी वजह से अलग अलग किताबों का दे दिया गया है आपको, ठीक है ना, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कोई पॉइंट छूट रहा हो, ऐड ऑन कर लिया, एक नोट्स बनाइए एकदम चिट टाइप छोटा सा, उसी में सारी चीज़ें, उदाहरण हो, ये वाला उदाहरण, तुरंत उदाहरण देखते ही समझ में आ जाए, हाँ यार ये है, ठीक है ना। वहाँ आप व्याख्या करो, लेकिन अंत में देखने के लिए बनाएंगे भी नहीं खाकर, ठीक, कि पूरा गाथा पढ़ते जाएंगे आखिरी दिन, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ तो बनाएंगे छोटा नोट्स, ठीक है ना। तो उसमें ये उदाहरण ऐसा लिखें कि भाई देखते ही उदाहरण क्या हो जाए, समझ में आ जाए। यहाँ ये वाले उदाहरण की बात कर रहे हैं, यही उपयोगितावाद में हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है अहम रक्षात्मक कार्य, देखिए बाहर चला गया, ठीक है ना। ये कौन है, अहम रक्षात्मक कार्य, यानी ईगो हर्ट न हो आपका, ईगो डिफेंसिव फंक्शंस, यह व्यक्तियों में आत्म छवि को संरक्षित करने के लिए है। जैसे इसमें क्या था, आत्म छवि, पहनावा, ठीक है ना, पहनावा था, ठीक, आपके विचार व्यवहार, ये सब आपकी छवि को क्या कर रहे हैं, बरकरार कर रहे हैं, ठीक है ना। गरीब व्यक्ति छोटे निवेश के फायदों को बताते हुए अपने तर्क प्रस्तुत करता है। जैसे कोई गरीब उपभोक्ता यदि छोटा निवेश करता है और किसी अन्य अमीर व्यक्ति के द्वारा उसकी आलोचना की जाती है, तो अभिवृत्ति की वजह से ही वह गरीब व्यक्ति छोटे निवेश के फायदों को बताते हुए अपने तर्क प्रस्तुत करता है, ये है। और वहाँ उदाहरण क्या था, मेसी फुटबॉल अच्छा खेलता है, ठीक है ना, आप मेसी जैसा नहीं खेल सकते, ठीक, तो आप क्या किए, आप कह दिए कि हमें वो खेला ही नहीं पसंद है, खेलना तो दूर, काहे हम खेल लेंगे, हमें खेला ही नहीं पसंद है,
ठीक है ना। जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक, आपके रिश्तेदारों को पता नहीं है, ठीक, और आपके रिश्तेदार में कोई आईएएस निकल गया और आप नहीं निकल पाए, ठीक, तो बजाय ये करने के कि आपका नहीं निकला, आप कहेंगे यार मैं तैयारी में मेरा मन नहीं है, रुझान नहीं है, मैं बिजनेस करूँगा। आपने अपने को क्या कर दिया, बचा दिया, ठीक है ना। तो वही सेम प्रक्रियाएं हैं, जितना उदाहरण डालेंगे तरीके से उतना सही रहेगा। इको डिफेंसिव फंक्शन। अगला दिया हुआ है मूल्य अभिव्यक्ति कार्य। मूल्य अभिव्यक्ति कार्य यानी वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शंस। अभिवृत्ति की भूमिका मूल्यात्मक पक्ष प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत देखने को मिलती है, ठीक है ना, जिसके आधार पर व्यक्तियों के व्यवहार का पूर्वानुमान भी किया जा सकता है। जैसे रूढ़िवादी मान्यता के कोई व्यक्ति के अंतर्गत मूल्यात्मक प्रस्तुतिकरण की नई विवेकशील विचारधाराओं के प्रति विश्वास का न होना या ब्राइट कॉलर पसंद न होना, ठीक है ना। क्लियर। मतलब कोई रूढ़िवादी व्यक्ति है, वो अपनी बातें ही क्या करेगा, मानेगा। वो विकासशील व्यक्ति अगर उसके सामने कोई विवेकशील व्यक्ति है और अपनी विचार प्रस्तुत कर रहा है कि भाई ये रूढ़िवादिता है, तो वो क्या पसंद नहीं करेगा। आगे आइए, सूचना कार्य, नॉलेज फंक्शन। सूचना पर भूमिका में अभिवृत्तियां एक व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों अथवा समुदाय के प्रति समझ विकसित करने तथा उनमें व्यवहारों का पूर्वानुमान लगाने में भी सहायक होती है। यदि कोई सिविल सेवक अपने नागरिकों के जातीय, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित है, तो वो नागरिकों के व्यवहारों में का पूर्वानुमान कर सकता है और प्रशासनिक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। ठीक। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति व प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अभिवृत्ति क्या है, अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए फिर आया वही प्रशासक से रिलेटेड। सिविल सेवक यानी कौन, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर। मनोवृत्ति से आप क्या समझते हैं, अब से समझ ही रहे हैं मनोवृत्ति, ठीक है ना। क्लियर। एक सिविल सेवक के लिए प्रत्यक्ष मनोवृत्ति क्यों आवश्यक है, देख लीजिए, ठीक है ना। क्लियर। ये सब दिया हुआ है, ये विषय अभिवृत्ति। ठीक। सकारात्मक, नकारात्मक, अनुकूल है तो सकारात्मक, प्रतिकूल है तो नकारात्मक। और कौन कौन से विषय हैं के प्रति, व्यक्ति, समूह, परिस्थिति और घटना। ये आपका क्या हो गया, अभिवृत्ति। अब क्या कहा है, मनोवृत्ति का प्रभाव दिशा सूचक रूप में पड़ता है। ठीक। आप ये बता सकते हो, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक। फिर उसके बाद प्रत्यक्ष मनोवृत्ति की खास बात यह है कि व्यक्ति की सोच समझकर बनाई जाती है, अपने आसपास की घटनाओं से अवगत रहता है, उन्हीं से प्रभावित होकर के होता है, ठीक है ना। क्लियर। उसके बाद दिया हुआ है एक खास दिशा में तरीके से सोचता है। फिर दिया है मनोवृत्ति के निर्माण में प्रेरक शक्ति महत्वपूर्ण होती है। एक मेन में वही चीजें वो फिर करके आ रही हैं। ठीक। आगे दिया है, एक बार अभिवृत्तियां निर्मित हो जाती हैं तो उनमें बदलाव बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर। मतलब ये अभी पूछा था क्या अभिवृत्तियों को बदला जा सकता है, तो कैसे, हाँ या ना। अगर ना तो कोई नहीं, हाँ तो कैसे पूछा था, वो ये उल्टा कर दिया, अलग कर दिया कि उसमें बदलाव बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी बदलाव है, ठीक है ना। तो अभिवृत्तियों के संदर्भ में अभिवृत्ति के दोषों की चर्चा की, काहे बदल जा रहा है, ठीक है ना। तो वही परिस्थितियां लिखेंगे जिससे बदलाव हो रहा है, वही तो दोष हुए। ठीक। और तो कुछ है नहीं। ठीक। वही किया, सकारात्मक है या नहीं। अब दोष क्या क्या है ये जानिए। रूढ़िवादिता बढ़ाती है, ठीक है ना। मतलब हमारा जैसा एटीट्यूड बना, मतलब अगर हमारा धर्म निरपेक्ष न बन करके हमारा कैसा बन गया, सांप्रदायिक एटीट्यूड बन गया, तो हमको रूढ़िवादी बना देगा कि नहीं बना देगा, बना देगा। ठीक। आगे आइए, वस्तुनिष्ठता एवं तटस्थता को कम करती है, ठीक है ना। क्लियर। भाई
ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हो, ऐसा कुछ तरीके की दिशा में रहना है, ठीक है ना। और तटस्थता, अगर किसी के प्रति तटस्थ हैं आप तो वो भी कम कर देगा, ठीक है ना। मतलब चॉइसेस नहीं है कि ना आप ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, ठीक, किसी के प्रति वो हो। आगे लिखा है व्यक्ति में कम लचीलापन, लचीलापन कम हो जाता है, मतलब एटीट्यूड आ गया तो एक आप कठोर बिहेवियर करने लगे कि मतलब उसके प्रति सकारात्मक है या नकारात्मक, जो भी बना वही आप करेगा, लचीले आप उसके प्रति नहीं रहेगा। आगे लिया है वंचित वर्गों का शोषण करना, प्रभुत्व वाले वर्ग में इनकी प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है, ठीक है ना। वही चीज जो चार्ट में है वही चीज इसमें समझा दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये अभिवृत्ति से रिलेटेड क्या हो गया, क्वेश्चंस हो गए जो हम लोग थ्योरी में समझेंगे, ठीक है ना, क्लियर। अब कुछ और हैं, ठीक है ना, जिन्हें हमें पढ़ना है, जैसे जान लीजिए कौन कौन से हैं। अब जैसे हम लोगों का बचा है नैतिक अभिवृत्ति, ठीक है ना, राजनीतिक अभिवृत्ति, लोकतांत्रिक अभिवृत्ति, नौकरशाही अभिवृत्ति, सामाजिक अभिवृत्ति, ठीक है ना। इसे मैं दिखा दूँ, एक नज़र दिखा दूँ, फिर उसके बाद जो है ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा एक हिसाब से कि इसे आप लोग देख करके आएंगे। इन शॉर्ट में जल्दी अगले क्लास में समझा करके इसके क्वेश्चंस भी क्या करूँगा, खत्म करूँगा। मतलब एटीट्यूड मुझे अगले उसमें ख़त्म ही करना है, ठीक है ना। फिर केवल आपका एप्टीट्यूड रह जाएगा एक क्लास वो, उसके बाद जा करके हम लोग क्या पढ़ेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। इसमें जान लीजिए जैसे इसमें दे दिया है क्या इसके बारे में, देखिए अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि अभिवृत्तियों का निर्माण कैसे कैसे हो रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्हें प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है ना, और इनके कार्य क्या हैं, निर्माण कैसे हो रहा है। अब अभिवृत्तियाँ क्या हैं, कौन कौन सी अभिवृत्तियाँ होती हैं ये जान लीजिए। एक है नैतिक अभिवृत्ति, ठीक है ना। नैतिक में क्या भाई, सुकरात प्लेटो का उदाहरण, गांधी जी का अहिंसा वाला नैतिकता। अब गुण कौन कौन से अभिवृत्ति में, एक श्रद्धा हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या, निष्ठा, सत्यता, अच्छाई, जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता, ठीक है ना, परोपकारिता के लिए प्रेरणा, ठीक, मजबूत भावनाओं से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। ये नैतिक चीज हो गया, ठीक है ना, क्लियर। जैसे मोरल एटीट्यूड, अवेयरनेस, एम्पैथी, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो हैं सारे यहाँ लिखे, ठीक, आगे आ जाएगी। फिर नैतिक अभिवृत्ति के सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव आप देख सकते हो, क्योंकि हम लोग अभिवृत्ति बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अब आ जाइए सामाजिक अभिवृत्ति। सामाजिक अभिवृत्ति क्या हो जाता है भाई, जैसे समाज, संस्कृति, संगठन या संस्थान। समाज में तो यही चीज होती है, संस्थान है, संगठन है, संस्कृतियां हैं, इनके व्यवहार प्रतिरूप सामाजिक उद्दीपन क्या वो है, ठीक है ना। तो उनके लिए, ठीक, जैसे एक समुदाय है LGBTQ समुदाय, ट्रांसजेंडर वाले, ट्रांसजेंडर है, होमोसेक्सुअल वाले, ठीक है ना, क्लियर। तो LGBT वो आते हैं, ठीक। तो उनके प्रति मुख्य धारा में समाज की कैसी अभिवृत्ति है, वो उदाहरण हो गया, ये सामाजिक है। फिर उसके बाद कमजोर वर्ग के प्रति अभिवृत्ति कैसी होगी, सिविल सेवकों के लिए महत्व क्या है इसका, सामाजिक का क्या है भाई, करुणामयी अभिवृत्ति होनी चाहिए, ठीक, सहिष्णुता होनी चाहिए, ठीक, मौलिक अधिकारों से परिचित होना चाहिए, सर्वोदय, अंत्योदय, सक्रिय समानुभूति, ठीक है ना, एक्टिव इम्पैथी जिसको कहा जाता है, रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह से बचना, ठीक है ना, पूर्वाग्रहों से बचना, ठीक, ये आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, किसको पढ़ना है, पूर्वाग्रह पढ़ना है। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये इस पर पूछा भी जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये किसमें आया, सामाजिक में आया पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रहों का सामना कैसे करना है, कारण और स्रोत की पहचान करना, ये फिर आ जाता है कौन, राजनीतिक अभिवृत्ति, ठीक है ना। राजनीतिक अभिवृत्ति हम लोग पढ़ेंगे कि राजनीतिक अभिवृत्ति यह है कि कोई राजनीतिक दलों और उससे रिलेटेड दृष्टिकोण क्या क्या, तो
प्रभावित करने वाले घटक हैं। प्रभावित बहिर्मुखता, सहमति, कर्तव्य निष्ठा, भावनात्मक स्थिरता, अनुभव के प्रति खुलापन, ठीक है। और कारक जो हमारी राजनीतिक विचारधाराओं को प्रभावित करते हैं, जैसे धर्म हो गया, आयु हो गई, परिवार हो गया, आर्थिक स्थिति हो गई, शिक्षा, जाति, जातीयता, सोशल मीडिया, मनोवैज्ञानिक कारक कुछ होते हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि उदारवादी हैं, सहनशील हैं कि नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक हो गए। आगे राजनीतिक अभिवृद्धि का महत्व है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में कैसे क्या हिस्सा ले रहे हैं। विचारधारा के प्रकार है भाई, राजनीतिक विचारधारा ये है कौन कौन। एक अराजकतावाद, अधिनायकवाद, ठीक है ना। अधिनायकवाद आप लोग समझ रहे हो है, जैसे अधिनायक अंग्रेज हुआ करते थे, उनके लिए अधिनायक वर्ड प्रयोग हुआ था। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था जनगण मन अधिनायक जय हे। अधिनायक उस पर बल्कि एक जब कल्याण सिंह गवर्नर थे, आपके राजस्थान के थे कि गुजरात के, राजस्थान के थे, तो उन्होंने एक वो भी डाली थी, ठीक है ना। उस पर कोर्ट में एक वो डाला था कि राष्ट्रगान में से अधिनायक शब्द हटाया जाए। इस वजह से हटाया जाए क्योंकि ये जब गाया गया था तो अंग्रेजों की प्रशंसा के लिए गाया गया, ठीक है ना, कि जन गण मन अधिनायक। अधिनायक मतलब उनकी प्रशंसा के लिए गाया गया था, इस वजह से अधिनायक। तो अधिनायक मतलब जो आपके ऊपर रह रहे हैं उनके अधिनायकता, वही चीज़ है अधिनायकवाद, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद साम्यवाद, रूढ़िवादिता जान रहे, उदारवाद, फांसीवाद, नारीवाद, पर्यावरणवाद, नारीवाद, पहचान की राजनीति, मतलब आपको ये गिनवाना है, उसके बारे में नहीं आएगा। फांसीवाद और नारीवाद आपका मेंस में किसमें आएगा, वर्ड ज्योग्राफी में, सॉरी वर्ड हिस्ट्री, ठीक है ना, उसमें आएगा। तो ओवरऑल आपको केवल ये क्या करना है, गिनवाना है, ठीक है ना। नारीवाद यानी फेमिनिज्म जो है, ठीक। लोकतांत्रिक अभिवृद्धि क्या है भाई, लोकतांत्रिक अभिवृद्धि वो देखा जाएगा, गुण दोष क्या है। फिर नौकरशाही अभिवृद्धि क्या है, उसके गुण दोष क्या है। नौकरशाही और लोकतांत्रिक अभिवृद्धि के बीच अंतर क्या है, ठीक, ये सब आप लोग देखेंगे, ठीक। फिर भारतीय समाज में व्यवहार क्या है, ठीक, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ते जाएंगे, चीज़ें समझ में आती जाएंगी, ठीक है ना, क्लियर। और थोड़ा सा डिस्कस अगली क्लास, अगले क्लास में करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए आज के लिए बहुत, ठीक है।